हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मन्नत। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में और इसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। इस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, या फिर एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना क्यों एक आपके लिए अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है। बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम होता क्या है कि आपकी जब एप्लीकेशन सबमिट हुई है, आपके बायोमेट्रिक्स हुए हैं, उसके बाद से जो टाइम स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम। अब प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक प्रोसेसिंग टाइम ये है कि 25 से 40 दिन में आपके रिजल्ट्स जो हैं क्लियर हो रहे हैं। बट स्टिल आई विल से कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आई कांट से कि विद इन दिस टाइम आपका रिजल्ट जो है क्लियर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर भी आप जो है 1.5 से 2 महीने का टाइम जो है लेके चलिए, ताकि आपके एप्लीकेशन को प्रॉपर टाइम मिल सके, प्रॉपर आपके रीजंस जो है जस्टिफाई हो, और जब तक आपके एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंच रही है उस टाइम पे एक अच्छा रीज़न हो आपको वीज़ा देने का। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स की जब भी बात आती है हमें लगता है कि शायद कोई लिस्ट है पर्टिकुलर जिसकी वजह से मुझे लिस्ट मिलेगी, अकॉर्डिंग दैट लिस्ट मुझे जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है और मेरा वीज़ा आ जाएगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। देखो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो कैसे लगती है। सबसे पहले होते हैं आपके रीजंस कैसे क्लियर करते हो, एम्बेसी के जो क्वेश्चंस होते हो उन क्वेश्चंस को कैसे क्लियर करते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है कि आप मेरी कंट्री में क्यों आ रहे हो, दैट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट, कि आपका पर्पस जो है कैसे क्लियर हो रहा है। दो तरह की एप्लीकेशन आपकी लगती है, या तो आप टूरिज्म प्लान करते हो या फिर आपकी कोई विजिट होती है, फैमिली विजिट होगी, आपको किसी ने इन्वाइट कर लिया है, आपको स्पॉन्सर कर लिया है। दो तरह की एप्लीकेशन आपकी लगती है। अगर तो आप जो है अपना खुद से ट्रिप मैनेज कर रहे हो, खुद से एक टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस रीज़न को क्लियर करने के लिए वो आप प्रोवाइड करते हो। सेकंड, अगर आपकी एप्लीकेशन इनविटेशन पे लग रही है तो उस केस में आपके दो तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपके डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड होंगे, प्लस जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में लगेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको पूछा जाने वाला रीज़न है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी कैसी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हमने क्या ही देना है, तो मैं कहूँगी हर वो चीज़ जो ये बताती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और आपके पास एक अर्निंग सोर्स है, वो आपको साथ में जो है सबमिट करनी चाहिए। अब इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से आ जाते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। आपको खर्चा कितना दिखाना है, खर्चा आपको उतना दिखाना है जिससे आपका जो ट्रिप है ओवरऑल, अगर 1 वीक का प्लान कर रहे हो, 10 डेज़ का प्लान कर रहे हो, तो कैलकुलेट करो जितना आपने खर्चा बताया है और जो आपने बुकिंग्स बताई हैं, जो आपने होटल बताए हैं, क्या वो इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं और प्रॉपर आपका एक वैल्यूएशन बनती है, तो जाके एक एप्लीकेशन आपकी अच्छी बनती है। अब इसके अलावा आप और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। आपकी आईटीआर्स होती हैं, आपकी एफडीज होती हैं, आपने कोई पॉलिसी कर रखी है, या जहाँ से ये पता लगता है कि इस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है या इस बंदे के पास जो है पैसा है और इसके पास इतना जो अपना ट्रिप है उसको अफोर्ड करने के लिए ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो इसको वीज़ा मिल सकता है। वो हर चीज़ हमने जो है प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अब 2 रीज़न क्लियर हो गए। जाने का रीज़न मेरा क्लियर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरी क्लियर है, अब मुझे वापस क्यों आना है। और सबसे जो है ज़रूरी ये रीज़न हमारा होता है, क्योंकि पहले जो 2 रीज़न जब हमारे क्लियर हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि ठीक है अब तो हमारी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है, अब हमें अगला रीज़न जो है छोटी मोटी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न दिया है। जाने का रीज़न फिर आप बना लेते हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हो, अब वापस क्यों आओगे, ऐसी कौन सी चीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसमें सबसे पहले आती हैं आपकी कुछ कमिटमेंट्स, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपके वर्क कमिटमेंट्स क्या हैं, और इसके अलावा जैसे कि फाइनेंशियल में आपने जो चीज़ें प्रोवाइड करने थे, अब वहाँ पे आपका जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट तो आपको बोली थी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि बैंक के साथ साथ कि आपका अर्निंग जो आपका अर्निंग सोर्स है वो क्या है। अब अर्निंग सोर्स में क्या आ गया, 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो आपकी एप्लीकेशन होगी जॉब प्रोफाइल की या बिजनेस प्रोफाइल की। बिजनेस कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दो, जॉब कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर दो, जॉब कर रहे हो ऑफर लेटर दे दो, पे स्लिप्स दे दो, एनओसीज दे दो, कि जिससे पता लगे कि ये बंदा खुद अर्न कर रहा है ना।
अब आपका जब आता है कि रीज़न टू कम बैक, कि वापस क्यों जाओगे, तो वापस जाने में भी आपकी जो वर्क कमिटमेंट्स होती हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो आप जॉब दिखा रहे हो, बिजनेस दिखा रहे हो, इस हिसाब से दिखाओ कि लगे कि अगर मैं अपनी जॉब जो है उसको दोबारा से ज्वाइन नहीं करता तो क्या हो सकता है, या मेरा बिजनेस है ऑलरेडी प्रॉफिट में जा रहा है तो ऐसे बिजनेस को मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ें जब आप लॉजिकली तरीके से जस्टिफाई करते हो ना, तो आपकी एप्लीकेशन में रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट किसी को भी पॉजिटिव नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी प्रोफाइल जो है अप टू मार्क होनी चाहिए, आपकी एप्लीकेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अप टू मार्क होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो अगली हम बात करेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है। करंट सिनेरियो से लोगों को लगता है कि ठीक है, किसी ने जो भी सिनेरियो बता दिया उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगाएंगे, किसी ने बोला नेगेटिव है तो नहीं लगाएंगे, किसी ने बोला पॉजिटिव है तो लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। करंट सिनेरियो जो होता है ना, मैं जो करंट सिनेरियो बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैंने अगर मान लो कि अभी 10 फाइलें लगाई हैं, मेरे अगर 6 वीज़ाज आए हैं, दैट मीन्स मेरा 60% जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है ना। अब किसी बंदे ने लेट्स से कि एक ही वीज़ा लगाया, एक रिजेक्ट हो गया, तो क्या बोलोगे कि 100% नेगेटिव रिजल्ट है। किसी ने एक वीज़ा लगाया, उसका एक ही पॉजिटिव आ गया, तो क्या बोलोगे कि 100% पॉजिटिव है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी चीज़ होती है, और वीज़ा मिलता किस पे, मिलेगा आपको अपनी प्रोफाइल पे। करंट सिनेरियो मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि सारे रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या सारे नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव उसी पे मिल रहा है जिसकी फ़ाइल अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, कोई फ्रॉडेंटल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी मिसलीडिंग वाला काम जो है आप एप्लीकेशन में नहीं कर रहे हो, तो आपके एप्लीकेशन पे रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिल रहा है। इसके अलावा एम्बेसी इस टाइम पे टाइट है, ठीक है, और ख़ासकर उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ से ओवरस्टे के जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ की जो एप्लीकेशन है उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है, चीज़ों को प्रॉपर रेक्टिफाई किया जा रहा है, उसके बाद ही जो है आपका रिजल्ट जो है देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब भी एप्लीकेशन लगा रहे हो जेन्युइन तरीके से लगाओ, क्योंकि देखो 2 ही रीज़न होते हैं, या तो हमारे पास जो रिजल्ट है पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि कल को मेरे लिए ऑप्शन खत्म हो गया कि मैं कनाडा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर पॉजिटिव आ रहा तो वेल एंड गुड है। अब पॉजिटिव आ भी गया तो भी आपको चेक करने की नीड है कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन क्या लगाई है, क्योंकि इमिग्रेशन चेक में आपको पूछा जाएगा कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, क्यों जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ पे ट्रैवल करोगे, कितना फंड है, क्या जॉब करते हो, क्या बिजनेस करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो वीडियोज़ हम बनाते हैं या जो चीज़ें बताते हैं, इसका रीज़न एक ही होता है कि आपको अवेयरनेस देनी। नॉर्मली लोगों को नहीं होती है, नहीं पता होता कि भाई, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन से वीज़ा में, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन से वीज़ा में बायोमेट्रिक हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा है। तो इसकी अवेयरनेस होना मुझे ज़रूरी है। मैं अगर एप्लीकेंट हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन लगाना चाह रहा हूँ, चाहे मैं किसी कंसल्टेंट के पास जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमें एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि क्या वही वो भी यही करेंगे कि जो बाकी यूट्यूब पे जैसे दिखाते हैं। नॉर्मली देखो, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एप्लीकेशन कोई भी हो, एप्लीकेशन सबमिट करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली आपको सारी चीज़ें जो हैं आपके जो है सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आई कांट से कि नहीं भी कोई नहीं सिखाता, कोई सही नहीं हो सकता, सही हो, बट हम किसी का हेल्प क्यों लेते हैं, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं। एक्सपर्ट के पास जाते हो, आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर रिव्यू किया जाता है, आपका फ्रेश केस है, आपका कॉम्प्लेक्स केस है, आपकी रिफ्यूज़ल आई हुई है, आपका कोई ऐसा रीज़न है जो बहुत टाइम से क्लियर नहीं हो रहा, उन चीज़ों को जस्टिफाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट मेरे इनकम्प्लीट हैं, या चीज़ें आप जो अपनी प्रोवाइड कर रहे हो वो अप टू मार्क नहीं है, या कहाँ पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, IRCC के पोर्टल के अकॉर्डिंग अभी जो अपडेट्स है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक्सपर्ट है जो डेली बेसिस पे ये चीज़ें करता है, उसको नॉलेज है। तो जब वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो यूज़ करता है, अपनी आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें प्रॉपर चीज़ें जो है जाती हैं, या सबमिशन उसकी प्रॉपर तरीके से होती है, तो आपकी एप्लीकेशन पे रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आता है। तो देखो, आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास डेली बेसिस पे आते हैं जिनकी एप्लीकेशन ख़राब हो जाती हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि मैडम अब लगाएंगे कि नहीं। तो उनके लिए जो
सोल्यूशन होता है वो यही होता है कि एप्लीकेशन मत सबमिट करो, बिकॉज जब पता ही नहीं है पिछली एप्लीकेशन में किया क्या है, मैंने लगाया क्या है, कौन सी चीज़ कैसे सबमिट करी, तो आई कांट से कि आप दोबारा री एप्लीकेशन करो या रीलॉन्चमेंट करो, नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर करी होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरा नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस करना है, प्रोफाइल डिस्कस करनी है, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।